Hello friends, hope you guys are doing good. Welcome to my channel, The Unaccountant. Today we are going to cover another IFRS which is relatively small as compared to other IFRS but very interesting IFRS related to the exploration for and evaluation of mineral resources. So friends, as you all aware कि exploration क्या होता है and evaluation क्या होता है. Exploration होता है कि किसी चीज़ को explore करना, किसी चीज़ को ढूंढना. एंड इवेल्यूएट करना होता है कि कोई चीज हमने ढूंढ ली है उसकी क्वालिटी आइडेंटिफाई करना है कि कितनी क्वांटिटी में है वो. सो दिस IFRS टॉक्स अबाउट द एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द माइनिंग कंपनीज फॉर मिनरल रिसोर्सेज. ओनली जो एक्टिविटी है मेरी एक्सप्लोरेशन की और इवैल्यूएशन की, इसी की बात करता है IFRS. सो लेट्स फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये माइनिंग कंपनीज हैं वो ऑपरेट कैसे करती हैं. ठीक है. सो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि आपको सपना आया और आपको ड्रीम आया कि आपके जो घर का पार्क है उसमें सोना छुपा हुआ है, गोल्ड है. आप सुबह उठे और आपने डिगिंग करनी स्टार्ट कर दी, आपको सोना मिल गया. वेरी गुड. तो क्या वो जो गोल्ड निकला है क्या वो आपका है? नहीं. द आंसर इज नो. ऑफ कोर्स दिस दैट गोल्ड इज नॉट बिलोंग टू यू, रादर इट बिलोंग टू द गवर्नमेंट. सो होता क्या है कि हर कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ एरिया अपने कंट्री के अंदर आइडेंटिफाई करती है कि यहाँ पे चांसेस हैं कि जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो हमें मिल सकते हैं. मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? बेसिकली जो एनिमल्स जो कई मिलियंस ईयर्स पहले मर जाते हैं तो वो अर्थ की क्रस्ट में नीचे जब वो दब जाते हैं तो धीरे धीरे जो उनकी जो बॉडी है वो डिकम्पोज होके उससे जो मिनरल रिसोर्सेज हमारे तैयार होते हैं जो आज हम यूज करते हैं. लाइक वो हमारे पेट्रोल हो गया, लाइक वो डीजल हो गया. ठीक है. सो क्या होता है कि कंपनी जो है वो बिडिंग करती है इस चीज की कि जैसे कोई एरिया कंपनी ने आइडेंटिफाई कर लिया. अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया में वी ऑल नो केजी बेसिन रिजर्व के नाम से काफी फेमस अभी डिस्प्यूट भी हुआ था अंबानी ब्रदर्स का. तो व्हाट द गवर्नमेंट डज, वो बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट करती है और वो कंपनी जो भी टेंडर भरती है उसमें वो कहती है कि भाई आप एक काम करना, आप यहाँ पे एक्सप्लोर करो, यहाँ पता लगाओ कि कितनी नीचे जाके कितनी डेप्थ पे मिनरल रिसोर्सेज हैं और उसको फिर इवेल्युएट करके हमें एक रिपोर्ट सबमिट करो. उस रिपोर्ट को बोलते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट. उसके और भी नाम हो सकते हैं, इवेल्युएशन रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, एज द केस में. और फिर वो कहते हैं गवर्नमेंट की भी जितना खर्चा आपने इनकर करा है आप उसको रिकवर करके जो एडिशनल जो गैस है या जो एडिशनल मिनरल रिसोर्सेज हैं वो आप गवर्नमेंट को दे दो, गवर्नमेंट उस पर अपना काम करेगा. सो गवर्नमेंट कहने का मतलब है गवर्नमेंट अपने आप ये एक्टिविटीज नहीं करती. ये एक्टिविटीज किसके थ्रू की जाती हैं? कंट्रीज के अंदर कंपनीज के थ्रू की जाती है. राइट. सो लाइक वी डिस्कस अर्लियर, एक्सप्लोरेशन मींस टू फाइंड आउट एंड इवैल्यूएशन मींस हाउ मच क्वांटिटी इज देयर. तो ये हमारे माइनिंग कंपनीज होती हैं, अब ये क्या करती हैं कि जब वो अपनी बिडिंग प्रोसेस फाइल करती हैं, ठीक है, जब वो बिड करती हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो उस टाइम पे कुछ उनके खर्चे होते हैं. ठीक है. फिर दूसरा फेस उनका क्या होता है? दूसरा फेस होता है कि अगर लेट्स से गवर्नमेंट ने उनको ग्रांट कर दिया, राइट ग्रांट कर दिया कि आप इस एरिया में इतने टाइम पीरियड के लिए आप एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो. उसके बाद जो कंपनी है वो अपने इक्विपमेंट लेके, ड्रिलिंग मशीन्स लेके एक्सप्लोर करेंगी, इवेल्युएट करेंगी, इसका भी सारे सैंपल की टेस्टिंग करेंगी और डिफरेंट टाइप की स्टडीज करेंगी जो नॉर्मली इंजीनियर्स नहीं करते हैं. वो करने के बाद वो रिपोर्ट क्या कर देंगी? सबमिट कर देंगे. अब क्या होगा? गवर्नमेंट ने ओके कर दिया कि हाँ भाई ठीक है इसको सबमिट करो. उसके बाद क्या होगा? एक्चुअल जो ड्रिलिंग है वो स्टार्ट होती है. एक्चुअल ड्रिलिंग में क्या होगा? जो भी क्रूड ऑयल है हमारा, जो भी मिनरल रिसोर्सेज हैं वो पंप जैसे जैसे हमारी क्रेन्स होती हैं उसी मशीन्स के थ्रू वो अर्थ के अंदर से निकाला जाता है और फिर जो पाइपिंग लाइन्स होती हैं हमारी उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करके हम कहाँ पे डालते हैं, कहाँ पे बेचते हैं उसको? रिफाइनरीज के अंदर. अब वहाँ पे जब जो क्रूड ऑयल है रिफाइनरी में पहुंच गया, अभी कोई यूज करने की फॉर्म में नहीं होता. उसके बाद क्या करती है वो कंपनी? उसको बड़े बड़े जो फर्नेसेस होते हैं हमारे उसके एक डिजायर्ड टेम्परेचर को उसको हीट करती हैं और फिर उसको डिफरेंट चैम्बर्स में भेजती हैं. और जो भी जैसे लेयर वाइज उनके होते हैं कि अगर इस लेवल पे है तो केरोसिन निकलेगा उससे, इस लेवल पे उसको हीट करेंगे तो डीजल निकलेगा, इस लेवल पे हीट करेंगे तो उसको पेट्रोल निकलेगा. और जब वो प्रोडक्ट हमारे पास पेट्रोल पंप पे आता है, डिफरेंट जगहों पे आता है, उसके बाद वो एंड यूजर जो कस्टमर से उन तक पहुंचता है. ठीक है. सो फ्रेंड्स, जो ये पूरी एक्टिविटी है उसको हमने 3
पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट इज प्री एक्सप्लोरेशन इवैल्यूएशन एक्टिविटी, नंबर 2 इज एक्सप्लोरेशन इवैल्यूएशन एक्टिविटी, नंबर 3 इज पोस्ट एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी। तो जो ये एएस है हमारा IFRS 6, ये ना तो इन एक्टिविटीज की बात करता है कि जो यहाँ पे खर्चे हुए, जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है, इस पे वो अप्लाई नहीं होता, ना वो बात करता है कि पोस्ट एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी। ये जो स्पेसिफिक एएस है IFRS 6, ये पर्टिकुलरली टॉक्स अबाउट ओनली द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी। ठीक है। सो अब बात आती है कि भाई कौन कौन से नेचर ऑफ एक्सपेंसेस हैं जो यहाँ पे इनकर्ड हो सकते हैं। सो जैसा मैंने अभी एग्जांपल में बताया कि कंपनीज जो होती है वो बिडिंग करती है कॉन्ट्रैक्ट को विन करने के लिए, तो वो सारे पार्ट होते हैं मेरे प्री एक्सप्लोरेशन, क्योंकि कंपनी को भी राइट नहीं मिले। तो उसमें क्या होता है कि लॉयर्स की जो फीस होती है कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करने के लिए, वो फीस हो सकती है, या हम कुछ कमीशन पे करते हैं, कमीशन एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो ये एक्सपेंसेस मेरे किसकी कैटेगरी में आते हैं? प्री एक्सप्लोरेशन, कि जब भी राइट कंपनी को नहीं मिले हैं उससे पहले। सो जो इस फेज के अंदर हमने जो एक्सपेंस इनकर करे हैं, बी लीगल एक्सपेंस, बी कमीशन एक्सपेंस और बी अदर सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस, उसको हम सिंपली चार्ज कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बात खत्म। इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, इस वाले फेज में एक्सपेंस इनकर होते हैं। सेम वे जो मेरे पोस्ट एक्सप्लोरेशन की एक्टिविटी होती है, उनके क्या एग्जांपल होते हैं कि जहाँ पे भी एक्चुअल ड्रिलिंग होती है, तो जो पूरा और भी तरह के एक्सपेंसेस होंगे, स्टाफिंग के होंगे, ट्रांसपोर्टेशन के होंगे, एनी अदर सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसेस, उसके लिए भी एएस बात नहीं करता। उसके लिए डिफरेंट एएस, अगर वो कैपिटलाइज होना है, बी टेंजिबल और बी इंटेंजिबल, तो उसके लिए रिस्पेक्टिव IFRS है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा। बात आती है एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन एक्सपेंडिचर। इसमें जो नेचर ऑफ एक्सपेंस है वो क्या होता है कि कंपनीज क्या करती हैं कि जो जब वो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी चालू करती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहां जाके देखती हैं अच्छा मिट्टी में अपना एक मॉडल लेके खुदाई करके अच्छे यहाँ पे है, ऐसे नहीं होता। उससे एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी से पहले काफी सारी स्टडीज की जाती हैं, काफी सारी सैंपल टेस्टिंग होती है, बीट सॉइल टेस्टिंग होती है, जो हमारी क्रस्ट है अर्थ की उसकी टेस्टिंग की जाती है, जियोकेमिकल, जियोथर्मल, जियोलॉजिकल स्टडीज भी होती हैं, और भी डिफरेंट टाइप्स की स्टडी होती है। Of course, that is not part of our IFRS scope, but just मैं for the sake of understanding आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा क्या होता है कि इसे अब वहाँ पे जो इंजीनियर्स आ रहे हैं, जो लेबर आ रही है ड्रिलिंग के लिए, डिगिंग के लिए, उसके स्टाफिंग के खर्चे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे होते हैं, राइट। सो ये डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस हैं, प्लस कुछ मटेरियल एक्सपेंसेस भी हैं कि हम भाई कोई मशीनरी लेके आए हैं या कुछ भी और एक्सपेंसेस लेके आए हैं। तो IFRS बोलते हैं कि भाई वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर को आपको क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। अब बताते हैं कि हमें कैपिटलाइज क्यों करना है। यहाँ पे तो हमने भाई P&L में चार्ज किया था। तो फ्रेंड्स, कैपिटलाइज बहुत लॉजिकल चीज है कि जब हमें यहाँ पे हमें नहीं पता था कि हमें बिडिंग मिलेगी, कि हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा भी या नहीं भी मिलेगा, तो हमें नहीं पता कि हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स अराइज होंगे या नहीं, क्योंकि जो भी एसेट होती है उसकी जो डेफिनेशन में ही बात आती है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर लायबल टू द कंपनी। तो इस फेज में हमें नहीं पता था कि हमें क्या वो बेनिफिट आगे चल के मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसलिए हमने हमें P&L में चार्ज करा। लेकिन यहाँ पे एंटिटी कहती है कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंटिटी को ऑफ कोर्स अराइज होंगे, तभी वो कोई भी जो बड़ी बड़ी कंपनी है, ONGC, राइट, रिलायंस इंफ्रा, RIL हो गई आपकी, या आपकी वेदांता होगी, वो कंपनीज ऐसा नहीं है कि ये बिगर स्टडी करे, कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड कर देती है और पता लगे वहाँ पे कुछ नहीं निकलता। ऑफ कोर्स ऐसे नहीं होता, वो पूरी अपनी स्टडी करके ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिडिंग करती है। तो उनको पता होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है और कंपनी को इससे बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए जो ये खर्चे होते हैं इनको IFRS बोलता है आप इसको क्या कर दो? कैपिटलाइज कर दो। तो कैपिटलाइज करेंगे हम, तो एसेट तो वी ऑल नो कैन बी ईदर इंटेंजिबल और कैन बी टेंजिबल, या तो इंटेंजिबल होगी या टेंजिबल होगी। तो जो IFRS है उसकी जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो क्या बोलता है कि आप एसेट तो क्रिएट करोगे, लेकिन उसका एक नाम आप दोगे, उसका नाम होता है EAD एसेट, एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन एसेट, और उसको हम कहाँ पे दिखाते हैं? सेपरेट लाइन आइटम। अगर वो टेंजिबल की कैटेगरी में है तो हम टेंजिबल देंगे EAD एसेट, अगर वो इंटेंजिबल है तो वी विल शो द हेड इंटेंजिबल एसेट एज EAD एसेट। So this is all about my IFRS. There is one more point there which we should cover, that is regarding to the impairment. And जहाँ पे भी एसेट की बात आती है वहाँ पे इम्पेयरमेंट तो साथ में चलेगा ही चलेगा। जैसे राधा कृष्ण है ना कि बगैर किसी के नहीं चल सकते अलग, ऐसे ही है जहाँ पे एसेट होगी वहाँ पे इम्पेयरमेंट की बात तो हम करेंगे ही करेंगे। तो इम्पेयरमेंट ऐसा नहीं है कि IFRS में कुछ अलग से बातें लिखी हुई हैं, जो
हमारी IAS 36 बोलता है कि जो कंडीशंस होती है हमारी, जो सर्कमस्टांसेस हम देखते हैं ईयर एंड पे, रिपोर्टिंग डेट पे, पे हो सकते हैं ऐसे, तो वही फैक्टर्स हमें यहाँ देखने होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इस पर्सपेक्टिव में कि क्या इम्पेयरमेंट के इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं हमारे पास, भाई ये हो सकता है कि हमने जितना एंटिसिपेट करा था कि हमें इतना वहाँ से अमाउंट मिलेगी, इतनी वहाँ पे पता लगी, इतनी वहाँ पे मिलने रिसोर्सेज है ही नहीं, तो जो हमारी रिकवरेबल अमाउंट है और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है उसमें काफी डिफरेंसेस हैं, तो दैट इज वन ऑफ द इंडिकेटर। नंबर 2 कि द कंपनी समहाउ डिसाइडेड नॉट टू कंटिन्यू द प्रोजेक्ट, कि डिसीजन ऑफ डिसकंटिन्यू, कि कुछ भी ऐसे XYZ रीजन हुए जिसकी वजह से कंपनी ने उस प्रोजेक्ट को अबेंडन कर दिया, तो उससे क्या हुआ, आगे फर्दर एक्टिविटीज नहीं की जाएगी, तो जो भी एक्टिविटीज जब हम आगे करेंगे ही नहीं, आगे कंपनी को बेनिफिट राइज होगा नहीं, तो अगेन दैट इज वन ऑफ द इम्पेयरमेंट इंडिकेटर। अनदर वन कैन बी नो रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, की गवर्नमेंट से जो हमें लाइसेंस मिला था उस पीस ऑफ लैंड पे एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, जैसे वो 5 इयर्स का था, पर 4 साल हो चुके हैं हमारे, और अभी तक हमने कोई भी एक्टिविटी अभी हमारी ढंग से नहीं हुई है, ड्यू टू इट कैन बी ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटी और सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो जो भी सारी एक्टिविटीज हैं वो सारी अभी रुकी हुई हैं। लेकिन हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के साथ, अगर हमने वो रिन्यू नहीं करा, तो विद इन द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और जब तक एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करेंगे, टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट नहीं होगी, हम पता नहीं लगा सकते कि हमें कंपनी को कितना उसमें बेनिफिट होगा। तो दैट इज वन ऑफ द अगेन इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। तो जहां पे भी इम्पेयरमेंट की बात आती है कि वेयर द रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन द कैरिंग अमाउंट, और वी कैन से द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंपनी, तो वहां पे कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपनी एसेट को इम्पेयरमेंट करना पड़ेगा। So friends, this is all about our IFRS 6. As I said earlier, it is not a very large concept, but yes, a very interesting one. And now, तो इसमें हमने बात करी, एक तो करी कि एक्सप्लोरेशन एंड इवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट फेजेस क्या होते हैं हमारी माइनिंग इंडस्ट्रीज में, और उसमें जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, फिर हमने लास्ट में बात करी इम्पेयरमेंट की। ओके, अब बात आती है कि जब हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं, राइट, जब हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं तो हमें क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए, बीइंग अ ड्यू डिलिजेंस कंसल्टेंट और बीइंग अ ड्यू डिलिजेंस प्रोफेशनल, व्हाट फैक्टर्स or I can say on what parameters we should perform our due diligence. So let's talk about this. So friends, when we talk about the due diligence related to the mining activities, it is more of legal aspect rather than the financial aspect. The reason being because the point of discussion or I can say the point of risk or the triggering point of any deal, legal points का importance उसमें थोड़ा हमारा ज़्यादा होता है। So होता क्या है कि as you all might be aware, mining activities में जो industries होती हैं, by the nature of their operations, they try to form a joint venture or some sort of cooperations with some other mining activities, with some other mining industries rather, which may be available within the same country, or in most of the cases they cooperate with the companies in different countries throughout the world. So when we enter into a joint venture, when we enter into a partnership, or when we enter merger and amalgamation business of one mining business with another mining business, what happens that the other mining business can be in a country that is already developed, or it can be a country that is in the developing phase. And what is more important, that developing country has a very unstable economy, right? We also tend to read in newspapers about the African countries that they have a very huge amount of natural resources, but the political instability is very critical in those areas. So in those cases, it becomes really very important to have a legal team of that country itself with our due diligence team, so that we can have a better understanding of their country's legal laws, trade laws, foreign investment laws, so that being a buyer, we have a good understanding of what we are entering into the deal. So if I talk about the due diligence performed in this activity in a nutshell, so we can categorize those activities into the 5 broad areas. One is titlement,
Number 2, corporate concern. Number 3, environmental laws. Number 4, intellectual property rights. And number 5 is trade laws. So title, and this is the first point. As it names suggests, title. So titles become very, very, very important in each and every scenario, in each and every deal. So होता है कि जो डिस्कशन हमने जब हम IFRS पर डिस्कस कर रहे थे कि भाई कॉर्पोरेट राइट्स ग्रांट होते हैं, उसके बाद क्या होता है, एक लाइसेंस की टर्म होती है जो गवर्नमेंट जो है ग्रांट करती है कंपनीज को, ठीक है। तो बीइंग अ बायर, बीइंग अ बाय साइड एडवाइजर, इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म आवर क्लाइंट व्हाट इज एक्चुअल द लाइसेंस टर्म एंड व्हाट इज द टेन्योर। ऐसा नहीं है कि लेट्स से 5 इयर्स का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, 4 साल हो गए, मैं खाली 1 साल के लिए मैं उस कंपनी को एक्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। तो लाइसेंस टर्म हो गया, टेन्योर हो गया। फिर तीसरा आता है इसमें माइनिंग राइट एंड सरफेस राइट। सो माइनिंग राइट एंड सरफेस राइट में क्या होता है, बेसिकली प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो कई बार क्या करती है कि जिस एरिया में, जिस सरफेस पे माइनिंग करनी है उसके राइट वो अपने पास रखती हैं, लेकिन जो माइनिंग एक्टिविटीज के राइट देती है कंपनीज को, लेकिन जो लैंड, पीस ऑफ लैंड है वो किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। तो जब भी हम उस ऐसे किसी कंपनी के साथ हम डील कर रहे हैं, जिसको हम परचेज कर रहे हैं, जिसको हम एक्वायर करने वाले हैं, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियरली आइडेंटिफाई कि उस कंपनी के पास क्या क्या राइट है। ऐसा तो नहीं है कि उस कंपनी ने फॉल्सली अपनी बैलेंस शीट के अंदर उस लैंड को भी दिखा रखा है, जबकि वो जो लैंड है वो किसकी प्रॉपर्टी है। Now the second important factor in the due diligence is the corporate concern. So in this we generally talk about what are the different tax laws, or what are the different corporate laws of that country in which we are seeking the investment, right? And what are the different insurance laws, and whether the seller has entered in all the insurance claims and insurance cover-ups or not. And whether being a buyer can we incorporate a company into that foreign territory or not. So these all are is a part of the corporate concern. And now comes the third part, which is related to the environmental law. It is again very important because the nature of mining industry is that it is very critical for the environment as well. So whenever we enter into a merger and acquisition deal with another company, it becomes very important to study what are the standards which are followed by the seller with regard to the exploration permits and the management of waste disposal. So that management of waste disposal is again very important point because it reduces the risk of pollution. And I will also cover this point with trade laws with a real life example later on. So now the fourth point is intellectual property rights. So friends, again it is very important to properly study what are the intellectual property rights. So जनरली एक क्वेरी आती है कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। सो ये कुछ नहीं होता है, बेसिकली पीस ऑफ पेपर पे प्रोसेस लिखी होती है किसी भी एंटिटी की। अगर मैं बात करता हूँ प्रोडक्शन प्रोसेस की, प्रोडक्शन प्रोसेस उस पर्टिकुलर एंटिटी की जो है कैसे कैसे वो फॉलो करती है। So we all know this oil and gas or the mineral resources industry is in the saturation point. So all the good SOPs are already in place. So whenever if a seller has a good practice to increase the efficiency, so it becomes very important for the buyer to ensure that seller has properly safeguard those practices so that its competitor जो competitor है हमारे, the competitor does not get the competitive edge or advantage. So it becomes very important to properly study and keep safe custody of those intellectual property rights. And last but not the least is the trade laws. So trade laws basically talks about whether the company whether the export or import of those mineral resources requires any specific approvals or not. Okay. So friends, जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे इन्वायरमेंटल लॉस की, सो मैंने बताया था कि इन्वायरमेंटल लॉस और ट्रेड लॉस का एक रियल लाइफ एग्जांपल है। सो ये एग्जांपल हमारा ऑस्ट्रेलिया का है। सो ऑस्ट्रेलिया में एक आइलैंड है, उसको बोलते हैं क्या, आई हैव रिटन हियर, या फ्रेजर आइलैंड। सो फ्रेजर आइलैंड में क्या था, गवर्नमेंट ने बिडिंग करी, एक कंपनी ने उसको कॉन्ट्रैक्ट को ले लिया और उस कंपनी ने वहाँ पे एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। अब वो एक छोटा सा आइलैंड था, उस पर अपना कोई पॉपुलेशन नहीं थी, तो जो भी उसकी
जो भी मिनरल रिसोर्सेज वहाँ से निकल के आए थे वो सारे शिपमेंट होके बाहर जाने थे, मतलब एक्सपोर्ट हो रहे थे, राइट। अब लेकिन क्या हुआ कि जो वो कंपनी थी उसने कुछ अपने एनवायरमेंटल लॉस थे, उनका नॉन कंप्लायंस हो गया। वो हमारा टॉपिक नहीं कि क्यों हुआ कैसे हुआ, बट नॉन कंप्लायंस हो गया। अब जो मेटर था वो कोर्ट में गया एंड कोर्ट ने अपनी स्टेटमेंट निकाली कि दैट कंपनी कैन नॉट एक्सपोर्ट इट्स मिनरल रिसोर्सेज। गेटिंग माय पॉइंट कि वो जो कंपनी है वो अपने जो भी वो मिनरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रही है अर्थ से, वो एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स जस्ट इमेजिन कि उसका जो मेन प्रोडक्ट, जो मेन सोर्स ऑफ शिपमेंट था वो एक्सपोर्ट ही था, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि वहाँ पे आइलैंड के ऊपर था नहीं। तो जब वही हमारा उस पर बैन लगा दिया तो उसकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो हैम्पर हो गई। तो बीइंग अ बाय साइड एडवाइजर इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक कि क्या कोई ऐसा नॉन कंप्लायंस तो नहीं है सेलर की एंटिटी के अंदर, और अगर कुछ ऐसा है तो उसका जो केसेस, जो भी लिटिगेशन चल रही है हमारी कोर्ट में, उसका पॉसिबल आउटकम क्या होने वाला है। So these factors are really very important rather than the financial due diligence. I am not saying the financial due diligence is not important. Yes, it is also important. But जिससे बिजनेस चलेगा हमारा, तो जो लीगल के जो पॉइंट्स हैं that are covered under these 5 topics. First one is title, corporate concern, environmental laws, intellectual property rights, and trade laws. And if I talk about the financial due diligence, of course, we should check our books of accounts, we should check the balance sheet, cash flows, and identify any adjustments which should have been made in the seller's books of account, and then properly we should calculate the enterprise value. So friend, this was all about our IFRS 6 exploration and evaluation of mineral resources, and what are the processes of due diligence which we perform with such type of industries. So I hope your concept with regard to the IFRS and the due diligence are much clear now. And as always, in case of any query or suggestion, please feel free to connect me at my email ID catarnbhardwaj99@gmail.com. It is also mentioned in the description box as well. And stay safe. Bye bye.